दोस्तों नमस्कार। आरएसएस के संचित धन से 1952 से जनसंघ ने अपना राजनीतिक आधार बनाया। उसी जनसंघ से बीजेपी निकली और वहीं बीजेपी आज 2024 में सत्ता की कुर्सी के ऊपर अपने सहयोगी दलों के साथ काबिज है। ऐसा क्या हो गया कि भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख चेहरे आज संघ को ही आंखें दिखाने लगे। मोहन भागवत ने अमित शाह की तरफ इशारा करके क्यों कहा कि मणिपुर 1 साल से शांति की राह देख रहा है। मोहन भागवत और इंद्रेश कुमार जी ने ये क्यों कहा कि भगवान राम की सेवा करने वालों को अहंकार हो गया था और उनको 241 पर रोक दिया गया। अहंकार के साथ सेवा नहीं हो सकती। क्या संघ आज कमज़ोर हो चुका है, जिसको भारतीय जनता पार्टी का मौजूदा नेतृत्व आंखें दिखाने लगा है? इन सब बातों के जवाब आज क्यों जानने ज़रूरी हो जाते हैं, क्योंकि संघ ने अपनी मनसा साफ कर दी है। कल मोहन भागवत जी की योगी आदित्यनाथ जी से मुलाकात चल रही थी और जल्द ही चिंतन और समन्वय शिविर भी केरल में भारतीय जनता पार्टी का और आरएसएस का लगने वाला है। 2 लाइन में कहूँ तो ये सारी राजनीतिक उठापटक किस लिए हो रही है? क्यों संघ के ऊपर जेपी नड्डा जैसे नेता कमेंट करके कहते हैं कि आज हमें आरएसएस की ज़रूरत नहीं है, पहले ज़रूरत थी, आज अपने बलबूते हम खड़े हैं। इसकी एक ही वजह है, ये चेहरा। प्रधानमंत्री मोदी को बदलकर आरएसएस हिंदुत्ववादी नेता योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री बनाना चाहता था। और आज 4 जून को नतीजे आने के बाद जो सीटें दिख रही हैं, इसका अंदाज़ा संघ को अपनी इंटरनल रिपोर्ट में पहले ही हो गया था। एक पूरी पटकथा रची गई संघ के द्वारा भी और बीजेपी के द्वारा उनको प्रत्युत्तर में रोकने के लिए भी। आज मुझे बता दीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संघ बदलना चाहता है तो उसके पीछे कारण क्या हो सकते हैं? इसके पीछे वही कारण है जो 2013 में आडवाणी को बदलकर नरेंद्र मोदी को पीएम पद का चेहरा बनाया गया था। 2013 में वो क्यों हुआ, उसके लिए आरएसएस की विचारधारा और इतिहास को जानना होगा। संघ ने कभी नहीं चाहा कि इस देश की कमान मुसलमानों के हाथ में रहे। संघ हमेशा से चाहता है कि सत्ताधारी पार्टी में एक हिंदुत्ववादी नेता काबिज रहे। हमेशा से किसी भी सरसंघ चालीस की विचारधारा और उनके क्योट को उठाकर देख लीजिए, वो चाहते हैं कि मुसलमान इस देश में तो रहे, लेकिन वो हिंदुत्ववादी बनकर रहे। मुसलमान भूल जाए अपने ओरिजिन जो मुस्लिम कंट्रीज में है, वो हिंदुओं के साथ इतना घुल मिल जाए कि उनकी सारी संस्कृति हिंदुओं जैसे ही मिले। यही मोहन भागवत भी मानते हैं और इससे पहले सरसंघ चालक जितने भी संघ के हुए हैं, उनकी विचारधारा रही है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2013 में प्रोजेक्ट किया गया पीएम पद के चेहरे के लिए। जिस बीजेपी में आडवाणी और मुरली मनोहर जैसे नेता थे, खूब ताकतवर, जिनकी धक्का चलता था और उनके एक इशारे पर सारे भाजपा के कार्यकर्ता अपनी गर्दन हिलाते थे, संघ ने उनको भी मनाया। वो खूब नाराज हुए। उनके कंपैरिजन में नाराज़गी जो उनकी थी, 1% भी नरेंद्र मोदी और अमित शाह की अब तक देखने को नहीं मिली है। एक चीज़ आपको बताने वाला हूँ। आडवाणी जी इस कदर नाराज़ हो गए थे, पीएम मोदी को चेहरा जब बनाया गया था 2013 में आरएसएस के यही मोहन भागवत जी के द्वारा, कि गांधीनगर सीट छोड़कर उन्होंने भोपाल से चुनाव लड़ने का निर्णय ले लिया। इस कदर आडवाणी जी नाराज हो गए थे कि 3 मुख्य पदों से भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन यही मोहन भागवत जी हैं, यही आरएसएस है, इनके कहने से उन्होंने अपना फैसला वापस ले लिया था। यही आरएसएस उनके कहने से आडवाणी साहब ने वापस गांधीनगर से लड़ने का फैसला किया था। और जब प्रधानमंत्री मोदी को पीएम पद डिक्लेयर करने का वक्त आया, उसी समय पर आडवाणी नाराज़ हो गए थे, लेकिन यही मोहन भागवत जी हैं, उन्होंने आडवाणी जी को मनाया कि अब आप विश्राम कीजिए, पथ प्रदर्शक बनिए। क्यों? क्योंकि इसमें संघ की सोच थी। संघ चाहता था कि एक मेन युवा हिंदुत्ववादी चेहरा बने, जिसके पीछे पूरा देश लामबंद हुआ। इसके पीछे आरएसएस और संघ की अपनी रिसर्च थी। आज चुनावी नतीजे आने के बाद हम सोच रहे हैं
कि हिंदुत्व की राजनीति, सांप्रदायिकता, नफरत और मुसलमानों को गौण समझने की राजनीति ज़मीन में दब गई है? नहीं, संघ की अपनी सोच है, अपनी रिसर्च है। वो जानता है कैसे इस राजनीति को निभाना है और फिर से जागृत करके युवाओं में, मध्यम वर्ग में, शहरों में और गांव तक इस बात को लेकर जाना है। मुरली मनोहर जोशी को साइड लगाया इन्हीं मोहन भागवत जी ने। कहाँ से चुनाव लड़ते थे मुरली मनोहर जोशी? वाराणसी से चुनाव लड़ते थे। उनको कहा नहीं नहीं, आप रुको, आप कानपुर से चुनाव लड़ो और मोदी जी को वाराणसी आने दो। वाराणसी आने के बाद सारी प्रभु श्री राम की राजनीति लुभाई गई और कहा गया कि माँ गंगा ने मोदी जी को बुलाया है। अंततः गतवा देश की जनता लामबंद हुई और पूर्ण बहुमत के साथ 2 बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। इसमें संघ की मेहनत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहीं ज़्यादा थी। लेकिन वो दौर था जब बीजेपी सत्ता में नहीं थी। आज ये दौर है जब बीजेपी सत्ता में है। भारी मैन पावर उनके पास हो चुका है। उनके खुद के कार्यकर्ता हैं, जगह जगह दफ्तर हो चुके हैं। इनके प्रिय पूंजीपति ताकतवर हो चुके हैं, जिनके ऊपर मोदी शाह का होल्ड है, मोहन भागवत और संघ का होल्ड नहीं है। योगी आदित्यनाथ को इसलिए प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, या हो सकता है कोई और चेहरा भी इसके अलावा देख लें, कि मोदी जी में अब वो बात नहीं रही है। मोदी जी उस 2013 के वक्त के आडवाणी जैसे हो गए हैं और उस वक्त के युवा चेहरे मोदी की जगह योगी हो चले हैं और उनको आरएसएस अपनी विचारधारा के अनुकूल भारतीय राजनीति में उतारकर एक नया जोश और रंग इस देश की राजनीति में भरना चाहते हैं। लेकिन मोदी जी ऐसा होना देना नहीं चाहते। लेकिन जितनी उठापटक 2013 में मुख्य चेहरे भारतीय जनता पार्टी को, जिन्होंने गली गली घूमकर इस पार्टी को खड़ा किया, उनको ही संघ ने मना लिया, तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी चीज़ क्या है? ये दोनों रुष्ट हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी में बोर्ड सांसद भी तो हैं, कार्यकर्ता भी तो हैं, विचारधारा भी तो है। सबको पता है कि आरएसएस ने अपने गुट से निकले हुए सांसदों को, नेताओं को आदेश दे दिया, तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह कर क्या लेंगे? आज बेशक से जेपी नड्डा कह रहे हो कि हमें आज ज़रूरत नहीं है संघ की, हम अपने बलबूते खड़े हो सकते हैं, लेकिन सच्चाई ऐसी नहीं है। सच्चाई इससे मीलों दूर है। और सच्चाई ये है कि संघ के बिना भारतीय जनता पार्टी आज भी नहीं चल सकती। मुझे बताइए कि क्या ये चीज़ें प्रदर्शित हुई नहीं थी कि योगी आदित्यनाथ को नरेंद्र मोदी जी की जगह प्रधानमंत्री बनाना है? बिल्कुल दिखाई दी थी। मोदी जी को कहीं ना कहीं पहले ही आभास हो चुका था कि यूपी में अब की बार खेला होने जा रहा है। और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि मोदी जी चुनाव प्रचार के दौरान, जब हॉट है सारा सिस्टम, एक एक घंटा, एक एक मिनट कीमती है, 2 दिन की छुट्टी मारते हैं। एक वक्त वो था जब अडानी अंबानी को लेकर उन्होंने टेम्पो भर के कांग्रेस के ऊपर पैसा भेजने का आरोप लगाया, तो उससे अगले दिन वो चुनाव प्रचार करने नहीं गए। एक दिन और उन्होंने छुट्टी मार ली। खबर ये दी गई कि महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट उनको करने थे। और लेकिन आखिरी दिन ये चीज़ें स्पष्ट हो गई जब पंजाब में मोदी जी रैली कर रहे थे, और रैली करने के तुरंत बाद वो कन्याकुमारी पहुंच जाते हैं, जबकि समय था, आखिरी चरण था, वो चुनाव प्रचार करना चाहते तो वाराणसी और उसके आसपास के पूर्वांचल के इलाके में 1 रैली 2 रैली आराम से कर सकते थे, लेकिन वो उन्होंने नहीं गए। जानबूझकर उत्तर प्रदेश को हल्का छोड़ा गया। कुछ लोग तो ये भी बता रहे हैं कि टिकटों में जो खेला हुआ आवंटन करने में, वो भी इसी रणनीति का हिस्सा था कि योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश से कद कम किया जा सके और जो भी कमजोरी बने उसको पश्चिम बंगाल और साउथ इंडिया से और उड़ीसा से रिकवर किया जा सके। चेहरा देखिए योगी आदित्यनाथ। प्रधानमंत्री मोदी जी का सेंट्रल हॉल में एनडीए घटक दलों के साथ ये जो बैठक चल रही थी, इसमें यूपी के नतीजे जैसे आने चाहिए थे वैसे नहीं आए। सिर्फ ये निराशा नहीं है, योगी प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे संघ की तरफ से, और सीटें बहुत कम आई उत्तर प्रदेश से। इसलिए मोदी और शाह और जेपी नड्डा ये कहने के लिए उनके पास प्रूफ हो गया, उनका कॉन्फिडेंस आ गया कि अपने ही राज्य को आप नहीं बना सकते, वहाँ बीजेपी कम हो रही है, उसको होल्ड नहीं कर सकते, तो आप प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे?
एक बात और, एनडीए घटक दल की बैठक बुलाई गई जिसमें जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भरा गया। पूर्व मुख्यमंत्री, मौजूदा मुख्यमंत्री, आरएसएस से जुड़े हुए लोग कम थे, लेकिन बीजेपी का काडर 2014 के बाद जो खड़ा था उन लोगों की संख्या ज़्यादा थी। कहाँ? पुराने पार्लियामेंट्री हाउस के सेंट्रल हॉल में। और मोदी जी को डिक्लेयर करवा दिया गया एनडीए घटक दल के नेता। लेकिन इससे पहले 2014 और 2019 में भारतीय जनता पार्टी के सारे सांसदों को बुलाया जाता है, जिसमें संघ से निकले हुए भी सांसद, मौजूदा और पूर्व सांसद और कार्यकर्ता, प्रमुख चेहरे भी होते हैं। वे डिसाइड करते हैं कि भाजपा की तरफ से कौन प्रधानमंत्री पद का चेहरा हुआ था, लेकिन बीजेपी के नेताओं की तरफ से स्पेशल ऐसी कोई मीटिंग नहीं करेगी। प्रधानमंत्री मोदी जी शपथ लेते ही इटली चले जाते हैं, लेकिन संसदीय दलों की मीटिंग करके उन्होंने नहीं पूछा। मोदी जी जानते हैं कि आज अगर भारतीय जनता पार्टी के सांसदों से राय ली जाती है, उनसे पूछा जाता है कि किसको प्रधानमंत्री बनाना है, तो वो संघ के इशारे की प्रतीक्षा करेंगे। इसलिए एनडीए घटक दल की बैठक बुलाई। इसलिए चंद्रबाबू नायडू को पकड़ के गले लगा रहे। नीतीश बाबू साइड में आते हैं तो बैठे हुए एकदम से खड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आज नरेंद्र मोदी को सबसे ज़्यादा ज़रूरत उन नेताओं की है जो आरएसएस से दूर हैं। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार सहयोगी बन गए हैं। इसका मतलब ये स्पष्ट है कि अगर संघ ऐलान करता है कि भाजपा के मौजूदा प्रधानमंत्री को हटाना है, तो उस समय पर इनका फेवर लिया जा सके। 2014 के चुनाव में यही नहीं कि मोदी जी को प्रधानमंत्री पद का चेहरा बना दिया और संघ पीछे हट गई। पन्ना प्रमुख उसी समय पर बनाया गया था। घर से निकालकर वोटर्स को मतदान केंद्र तक लाने की जिम्मेदारी भी संघ की थी। संघ के सदस्य ही पन्ना प्रमुख बनाए गए थे। आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन गई होगी। उनके बहुत लंबे समय से राज आ रहा है, बड़े बड़े कार्यालय बन गए, उनके कार्यकर्ता हो सकते हैं, लेकिन जब संघर्ष का समय था उसी समय पर आरएसएस इनके साथ खड़ी थी। और आज आरएसएस अगर मोदी को बदलकर योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री बनाना चाहती है, तो कितने देर तक मोदी और शाह टिके रहेंगे? सबसे बड़ा सवाल यही है। इटली से वापस आते ही प्रधानमंत्री मोदी जी से सवाल होने लगेंगे। संघ के सारे नेताओं, कार्यकर्ताओं में और जो भी सांसद भारतीय जनता पार्टी में पूर्व या मौजूदा है, उनके बीच में ये बात जा चुकी है। सब प्रतीक्षा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का और संघ का जो समन्वय केंद्र के केरल में मीटिंग होने वाली है 31 जुलाई से 2 अगस्त तक, उसमें वो सारी बातें खोलकर सामने रखें। इससे पहले बरोबर बात चल रही है। योगी आदित्यनाथ के साथ सरसंघचालक बातचीत कर रहे हैं। उनकी विचारधारा के अनुरूप उनको एक युवा चेहरा चाहिए जो इस देश की जनता को फिर से लामबंद कर चुकी है। संघ अपने स्टडी में ये पाता है कि नहीं, उत्तर प्रदेश से जो सीटें कम आई है वो हिंदुत्व की राजनीति को नकारना नहीं है, उसके पीछे कुछ और ही षड्यंत्र है। संघ ने पूरी कोशिश की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का मौजूदा नेतृत्व उस कदर कोशिश नहीं कर पाया, जिसके कारण ये नतीजा देखने को मिला। क्या होगा जब दोनों के बीच ठन गई, तो मोदी जी कब तक आरएसएस का विरोध कर पाएंगे? मुझे बताइए, नीतीश बाबू और चंद्रबाबू नायडू, इतिहास क्या है? जब मोदी जी को प्रधानमंत्री पद का चेहरा घोषित किया गया, उस समय पर नीतीश बाबू ने 17 साल पुराना एनडीए के साथ गठबंधन तोड़ दिया था। उन्होंने कहा था कि एक सेकुलर चेहरा होना चाहिए। मोदी जी के ऊपर दाग है गोधरा कांड का, इनको अगर प्रधानमंत्री पद के लिए आगे किया जाता है तो मैं साथ नहीं हूँ, मैं गठबंधन तोड़ रहा हूँ। चंद्रबाबू नायडू 2002 के गुजरात दंगों के बाद तुरंत कहना शुरू कर दिया था, बट अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में एनडीए के साथ हिस्सा थे टीडीपी वाले चंद्रबाबू नायडू, कहा कि मोदी जी से इस्तीफा लिया जाए। उस समय पर नहीं मानी गई बात। 2004 के चुनाव में एक साथ फिर से लड़ लिए चंद्रबाबू नायडू। लोकसभा और विधानसभा में भारी हार का सामना करना पड़ा, गठबंधन तोड़ दिया था बीजेपी से। उसके बाद कहा कि मुसलमानों के वोट नहीं मिले। जब यही सरसंघ चालक नीतीश बाबू और चंद्रबाबू नायडू के पास जाएंगे और कहेंगे कि मोदी जी तो अस्थायी है, परमानेंट तो हम ही हैं, 40-45 सालों तक, और जब तक जीवित रहते हैं सरसंघ चालक वहीं बने रहते हैं,
इतिहास है संघ का। जनसंघ को चुनाव लड़ाया, अपने पैसों से लड़ाया, गली नुक्कड़ से खड़े करके भारतीय जनता पार्टी को आज सत्ता में लाने वाली संघ ही है। और आगे भी जो जो नए घटनाक्रम होंगे, देश में नई क्रांति पैदा करनी होगी, वो संघ ही करने वाला है। 50,000 से ज़्यादा शाखाएं, 60-65 लाख स्वयंसेवक, ये काफ़ी है ये दिखाने के लिए, उस देश के माहौल को बनाने के लिए कि नई क्रांति इस देश की राजनीति में कैसे लानी है। जब मोहन भागवत नीतीश बाबू से कहेंगे कि हम स्थायी हैं, मोदी जी तो चले जाएंगे, आगे जितने भी प्रधानमंत्री आएंगे वो हमारे इशारे पर होंगे, मुख्यमंत्री हमारे इशारे पर होंगे, राज्य की राजनीति हमारे इशारे पर चलेगी। और जहाँ जहाँ सरकारी संस्थाओं और जितने भी महकमे हैं उनमें शासन प्रशासन के जरिए जो काम होता है उसमें भी संघ का हाथ ही है। तो क्या बताइए, नीतीश बाबू मना कर पाएंगे मोहन भागवत की बातों को? चंद्रबाबू नायडू जो एक कदर नाराज हो गए थे अटल बिहारी वाजपेयी के समय में, वो मोहन भागवत को मना कर पाएंगे कि हम आपके इशारे पर नहीं चलेंगे, हम योगी को प्रधानमंत्री बनाने से नाखुश हैं, ये कह पाएंगे? बिल्कुल नहीं कह पाएंगे। मोदी जी कितने ही गले पड़ लीजिए, लेकिन नीतीश बाबू और चंद्रबाबू नायडू संघ के एक वार्तालाप में ही अपना समर्थन मोदी से हटाकर योगी की तरफ करने जा रहे हैं। 65 से लेकर संसद मौजूदा में अब भी ऐसे सांसद हैं जो संघ से निकले। जब संघ ने इशारा कर दिया कि बगावत कर दो और नए गुट की तरफ इशारा करो, तो मोदी जी कहाँ जाएंगे? सबको पता है कि संघ हमेशा रहने वाला है, संघ कहीं जाने वाला नहीं है। तो आज जितने भी बीजेपी के मौजूदा सांसद हैं, चाहे वे कितना जोर लगा ले, मोदी जी में उन्हें कितना ही बड़ा भगवान नजर आ लाए, लेकिन जब बगावत के सुर आ गए सबके सामने, तो मोदी और अमित शाह के पक्ष में चुनिंदा लोग ही रहने वाले हैं। आडवाणी साहब खूब नाराज हो लिए थे, भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, और जब नितिन गडकरी को भारतीय जनता पार्टी का प्रमुख बनाया गया था, उनको हटाने का दबाव बन रहा था, तो आडवाणी जी ने खूब कोशिश किया। आडवाणी जी और अटल बिहारी वाजपेयी ही तो हैं जो भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व की विचारधारा को, आरएसएस की विचारधारा को आगे ले जाकर उन्होंने नई पार्टी में जान फूकी और वो सत्ता में काबिज हो चुकी। बाबरी मस्जिद को ढहाना होगा, ये तमाम चीज़ें किसके कार्यकाल में और नेतृत्व में हुई? आडवाणी के। और आडवाणी को ही संघ के दबाव में अपने सारे फैसले जो लिए गए थे नाराजगी के चलते वो वापस लेने पड़े और बाद में पथ प्रदर्शक होने लगे। एक मुख्य बात ये है कि तैयारियां पूरी कर ली गई थी। बीजेपी की वेबसाइट पर आप नाम देख लीजिए, मोदी जी का और राजनाथ जी का फोटो पथ प्रदर्शक के रूप में दिखा दिया गया है। जहां मुरली मनोहर जोशी और आडवाणी जी का फोटो लगा है, वहीं पर इन दोनों का फोटो लगा है। तो इसका मतलब क्या है? पथ प्रदर्शक तो जो वो होते हैं जो राजनीति से दूर हट चुके होते हैं, रेस्ट लेने का समय आ गया है। यानी कि नतीजे आने के बाद ही एकदम से ये खेला किया गया। तैयारी योगी आदित्यनाथ को बनाने की संघ की तरफ से पूरी हो चुकी थी। जोर जबरदस्ती करके मोदी जी इस कुर्सी के ऊपर बैठ गए हैं, और जो जनसंघ को पोषित कर सकता है संघ, आज अगर इनके पूंजीपति मित्रों के सहारे मोदी जी गुजरात लॉबी से निकलकर ऐंठन में आ गए हैं, ये आज बीजेपी संघ के सहारे नहीं रहेगी। तो उनका ये घमंड है, संघ को इशारे की ढील है। वो नहीं चाहता कि मीडिया में और आसपास विपक्ष इस घटनाक्रम को भुनाए और फूट का फायदा उठाए। अकड़ जल्द ही निकलने वाली है। मोदी जी प्रधानमंत्री पद से हटने जा रहे हैं, संघ इनको बदलने जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जिस चेहरे को संघ बनाना चाहता है, उस चेहरे को इस देश की जनता आने वाले समय में देखेगी कैसे। वो विपक्ष के प्रचार के ऊपर निर्भर करता है, जनता के मूड के ऊपर निर्भर करता है। योगी आदित्यनाथ को हिंदुत्व की राजनीति और बुलडोजर के चेहरे के तौर पर पोषित अगर प्रशंसित देश की जनता के सामने किया जाता है, तो क्या नज़ारा देखने को मिलेगा? सोचने वाली बात हो। ये चाहेंगे कि जितने भी मुद्दों के प्रति नाराज़गी मोदी जी में है, वो मोदी जी के साथ ही दफन हो जाए। और मोदी जी चाहते हैं कि मैं जल्दी से जल्दी जिन मुद्दों को लेकर जनता में रोष हैं वो कम करूं और इसी कुर्सी के ऊपर काबिज हूं। मुकाबला दिलचस्प होने वाला है, देखते जाइए। बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ होगा। मोदी शाह इतनी आसानी से कुर्सी छोड़ने नहीं जा रहे हैं। दोस्तों।